यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए यहाँ 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज उत्तर सहित दिए गए हैं और ये आपके 4 मार्च के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं आपको 50 एमसीक्यूज करवाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे देखेंगे भाग 1 यहाँ भागों में डिवाइड किया गया है। तो भाग 1 जिसमें आपका आता है समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित एमसीक्यूज यहाँ पे हैं। पहला है प्रश्न, राष्ट्रीय आय का आकलन किस विधि से किया जाता है? उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से। तो उपरोक्त सभी, यानी राष्ट्रीय आय का आकलन उत्पादन विधि से, आय विधि और व्यय विधि, इन सभी से किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किसका समावेश नहीं होता है? तो बिल्कुल आयात का समावेश नहीं होता है। फिर तीसरा प्रश्न है बच्चों, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति कैसी होती है? तो बिल्कुल मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति कैसी होती है? तो क्रय शक्ति घटती है। फिर यहाँ पे बच्चों चौथा प्रश्न है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले कौन सा मौद्रिक साधन प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल बैंक दर में वृद्धि की जाती है। फिर यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न है, LRAS वक्र यानी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कैसा वक्र होता है? तो ये वक्र आपका ऊर्ध्वाधर वक्र होता है। फिर बच्चों पांचवा प्रश्न है, ISLM मॉडल में IS वक्र किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है वस्तु बाजार संतुलन का। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए सातवां प्रश्न है, बैंक दर बढ़ने पर ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऋण महंगा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये भी उद्देश्य है। मुद्रा स्थिरता बनाए रखना, ये भी है। वित्तीय संकटों में सहायता कर देना, ये भी है। उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए जिस ऑप्शन में उपरोक्त सभी अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पे आपका 70% आंसर सही होने के चांसेस हो जाते हैं। आप नहीं आता है उत्तर तो आप उपरोक्त सही वाला उत्तर चयन कर लेना, आपका एमसीक्यू सही निकल जाएगा। ये एक अंधी ट्रिक लगाने का एक तरीका है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया 70% मामलों में ये सही होता है। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार की मौद्रिक नीति अपनाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों परिस्थितियों के अनुसार। फिर देखिए राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे भी उपरोक्त, यहाँ पे देखिए जितने भी एमसीक्यूज थे सब में उपरोक्त सभी उत्तर सही है। फिर यहाँ पे देखेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम क्या कहता है? तो मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है, यही मांग का नियम है। फिर बच्चों यहाँ पे 12वां प्रश्न है, किस स्थिति में बाजार में केवल एक विक्रेता होता है? तो एकाधिकार की स्थिति में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संतुलन मूल्य तब प्राप्त होता है जब मांग किसके हो? आपूर्ति के बराबर। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न है, संपूर्ण आय लोच किसे दर्शाती है? तो ये उपभोक्ता की कुल आय में प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती है। फिर 15वां प्रश्न है बच्चों, सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी क्या दर्शाती है? तो ये बिल्कुल अतिरिक्त संतोष को दर्शाती है। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों 16वां प्रश्न है, यदि वस्तु ए वस्तु बी पूरक वस्तुएं हैं तो ए का मूल्य बढ़ने पर बी की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बी की मांग घटेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है यहाँ पे बच्चों, उत्पादन की दीर्घकालिक अवधारणा में कौन सा तत्व परिवर्तनीय होता है? तो सभी, यानी कि पूंजी, श्रम, भूमि, ये सभी परिवर्तनीय हैं। फिर 18वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, अल्पकालिक उत्पादन में कौन सा तत्व स्थिर होता है? तो बिल्कुल पूंजी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूंजी स्थिर होता है। बाजार में जब कुछ विक्रेता और अधिक खरीदार होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अल्पाधिकार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर बच्चों 20वां प्रश्न है कि लागत वक्र ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वक्र का आकार कैसा होता है? तो ये यू आकार का होता है। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए भाग 3 में उत्पादन लागत और राजस्व, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू से संबंधित एमसीक्यूज यहाँ पे दिए गए हैं। 21वां प्रश्न है, उत्पादन की संक्षिप्त अवधि में कौन सा कारक परिवर्तनीय होता है? पूंजी, श्रम, भूमि। तो बिल्कुल श्रम होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे बच्चों आता है 22वां प्रश्न, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट क्या दर्शाती है?
तो ये कुल लागत में वृद्धि को दर्शाती है। रिपीटेड प्रश्न है यहाँ पे। 23वां प्रश्न है औसत कुल लागत एटीसी का सूत्र है, तो ये होता है एएफसी प्लस एबीसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न यहाँ पे बच्चों, दीर्घकाल में सभी लागतें होती हैं तो बिल्कुल परिवर्तनीय होती हैं। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए 25वां प्रश्न है, रेवेन्यू का सबसे सही परिभाषा क्या है? राजस्व का सबसे सही परिभाषा क्या है? तो ये है कुल बिक्री से प्राप्त आय। कुल बिक्री से प्राप्त आय। फिर बाजार संरचना, मार्केट स्ट्रक्चर से यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा, परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म की मांग वक्र कैसा होता है? तो ये बच्चों क्षैतिज होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे 27वां प्रश्न है, एकाधिकार मोनोपोली में बाजार में कितने विक्रेता होते हैं? तो केवल एक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28वां है, ओलिगोपोली बाजार की विशेषता क्या होती है? तो कुछ विक्रेता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है यहाँ पे बच्चों, मूल्य निर्धारण करने की शक्ति किस बाजार में सबसे अधिक होती है? तो बिल्कुल एकाधिकार बाजार में। 30वां प्रश्न है बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म किस बिंदु पर उत्पादन बंद कर देती है? तो डी, जब वस्तु परिवर्तनीय लागत इज ग्रेटर देन मूल्य होता है तब ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए भाग 5 में है, कैसा प्रश्न है भाग 5 में, राष्ट्रीय आय और विकास, नेशनल इनकम एंड ग्रोथ से संबंधित प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं। प्रश्न है पहला, राष्ट्रीय आय में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता? ट्रांसफर भुगतान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, वास्तविक जीडीपी का क्या अर्थ है? तो जीडीपी स्थिर कीमतों पर जीडीपी। वास्तविक जीडीपी का क्या अर्थ है? स्थिर कीमतों पर जीडीपी। फिर बच्चों 33वां प्रश्न है, बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार किस प्रकार की नीति अपनाती है? तो बिल्कुल विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए 34वां प्रश्न है, कौन सा घटक जीडीपी का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है भाई? बचत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 35वां है, मानव विकास सूचकांक एसडीआई किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये होता है यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर यहाँ पे देखिए भाग 6 मौद्रिक और राजकोषीय नीति से संबंधित प्रश्न है। 36वां प्रश्न है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, रिवर्स रेपो दर क्या होती है? तो वह दर जिस पर बैंक आरबीआई में धन जमा कराते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न यहाँ पे बच्चों है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना, महंगाई को नियंत्रित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। उपरोक्त सही, तो बिल्कुल यहाँ पे उपरोक्त सही आपका सही है। फिर यहाँ पे 39वां प्रश्न देखेंगे, कौन सी नीति सरकार द्वारा करों और व्यय को नियंत्रित करने के लिए लागू की जाती है? तो बिल्कुल राजकोषीय नीति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों 40वां प्रश्न है, यदि सरकार बजट घाटा कम करना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसको कर बढ़ाना चाहिए। फिर देखिए अंतिम है भाग 7, और भाग 7 में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से संबंधित यहाँ पे एमसीक्यूज है। आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुद्रा विनिमय स्तर बनाए रखना। बिल्कुल। फिर 42वां प्रश्न बच्चों आता है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का अर्थ क्या है? तो ये होता है विदेशी कंपनियों का निवेश। फिर यहाँ पे देखिए 42 प्रश्न ही लिए गए हैं यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे 42 प्रश्न थे आपके, टॉपिक वाइज यहाँ पे लिखा गया और उसके बाद सभी के उत्तर बताए गए हैं, और ये एग्ज़ाम में आपके रिपीट होने के चांसेस हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।